हेलो एवरीवन। परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो क्लास है वो हम न्यूट्रिशन की सेकेंड पार्ट को लेके बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट पे हमने ऑलरेडी विटामिन के बारे में सब चीज पढ़ लिया है। तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सारा चीज पढ़ने के पहले हमें एक चीज बात करनी है, वो है कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब आपको कहना है, आपको अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको जरूर देखिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ये बताइए प्रोटीन की डाइजेशन के लिए कौन कौन सी एंजाइम यूज होती है। और ये वीडियो को देखते रहिए। प्रोटीन की डाइजेशन में कौन सी एंजाइम यूज होती है, इसकी जो आंसर है वो हम कब देते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कहां कहां पे रहते हैं। शुगर में होते हैं, फाइबर्स में होते हैं, स्टार्च में होते हैं। तो शुगर मतलब चीनी में होता है, फाइबर में होता है एंड स्टार्च मतलब चावल, रोटी, ब्रेड, ये सब में हो सकता है। तो ग्रेन्स में मिलता है, वेजिटेबल्स में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, मिल्क में मिलता है एंड डेयरी प्रोडक्ट में भी मिल सकता है। तो ये बेसिक फूड ग्रुप है। ये सबसे बेसिक फूड ग्रुप ये है जो हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट को मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है क्योंकि इसकी जरूरत बॉडी में तो है ही और काफी ज्यादा मात्रा में जरूरत है। ओके, तो एक डिफरेंशिएट होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रो का मतलब क्या है, ये बॉडी के लिए तो चाहिए ही और बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, और माइक्रो क्या है, बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, चाहिए बट बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है एंड 3 मेन वे में हमारे बॉडी में एनर्जी आते हैं। उनमें से एक है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आ सकता है, प्रोटीन से एनर्जी आ सकता है, फैट से एनर्जी आ सकता है, बट जो सबसे बेसिक है वो कार्बोहाइड्रेट है। इसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है, इसीलिए इसका नाम कार्बोहाइड्रेट है। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन है। ये ऑर्गेनिक कैटेगरी के न्यूट्रिएंट है एंड कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो 1:2 में रहता है। जैसे अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें C6H12O6, अगर ऐसे पेंटो शुगर है तो कभी हो सकता है कि इसमें C6H12O5 किसी में हो, किसी भी कंडीशन में हो सकता है, बट ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1:2 में है। वैसे ग्लूकोज की तरह फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज कोई भी अगर है तो उसमें ये रेशियो 1:2 जरूर होनी चाहिए। ओके, तो ये बेसिकली है कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्ब क्या होता है, जैसे केक हो गया, ब्रेड है, कोई फूड ग्रेन्स है, पोटैटो है, चावल हो सकता है, चावल है, या फिर पास्ता जो किससे बनता है, व्हीट से बनता है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जो फ्रूट्स है जैसे जो बहुत मीठा मीठा फ्रूट्स होते हैं जैसे मैंगो, कार्बोहाइड्रेट है, रोटी है। तो ये सब में जो कार्ब होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, जो दूसरे टाइप के और रोटी होते हैं, चीनी, जो हेल्थ ड्रिंक्स में चीनी रहता है, फ्राइज है, और
कैंडी वगैरह होते हैं जिसमें चीनी शुगर की कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होता है उसमें डायरेक्टली चीनी रहता है, तो बॉडी में ये बहुत जल्दी जल्दी एब्सॉर्ब होता है। एंड जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको बॉडी में एब्सॉर्ब होने में टाइम लगता है, इसलिए बहुत लंबे समय तक पेट भरा रहता है एंड बॉडी के लिए वो अच्छा है। बट ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले तो है मोनोसैकेराइड, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, जो कार्बोहाइड्रेट की मॉलिक्यूल है वो सिंगल सिंगल कंडीशन में है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल है। वैसे ही फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज मोस्टली फ्रूट शुगर होता है। गैलेक्टोज है। डाइसैकेराइड क्या है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होता है वो दोनों साथ में रहते हैं, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सारे डाइसैकेराइड है। इसके बाद आते हैं पॉलीसैकेराइड, जो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन ये सब है। जब कार्बोहाइड्रेट हमें स्टोरेज के फॉर्म में रहता है, जैसे आलू में स्टार्च रहता है, सेलुलोज प्लांट के सेल वॉल में रहते हैं, ग्लाइकोजेन हमारे बॉडी में लीवर में स्टोर होके रहता है। तो ये जो जितने भी स्टोरेज टाइप की कार्बोहाइड्रेट है वो सब ये पॉलीसैकेराइड्स है। तो इसको अगर हम ऐसे देखें, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों में डिवाइड किया जाता है। सिंपल में मोनोसैकेराइड है और डाइसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है। डाइसैकेराइड में माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। और जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में तीन आते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजेन एंड फाइबर। फाइबर मतलब सेलुलोज। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि पूरे वर्ल्ड में जो नेचर में सबसे ज्यादा मिलता है कार्बोहाइड्रेट वो है सेलुलोज। जितने भी प्लांट है, जितने भी बैक्टीरियल सेल वॉल है, फंगस की सेल वॉल, कुछ फंगस की सेल वॉल में, हर जगह में ये सेलुलोज देखने को मिलता है। ओके, तो आई होप कार्बोहाइड्रेट के टाइप के ऊपर और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप ग्लूकोज के पॉलीमर के बारे में बात करते हैं। तो ग्लूकोज में दो टाइप के पॉलीमर मोस्टली प्रेजेंट रहता है, जैसा कि एक है स्टार्च, दूसरा है सेलुलोज। तो ग्लाइकोजन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। तो स्टार्च जो है ये हमें प्लांट से मिलता है, ये हमें मिलता है प्लांट से। और स्टार्च क्या करता है, ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देते हैं। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, कभी अगर मिलावट देखना होता है किसी भी खाने में, किसी भी चीज में, तो उसमें आयोडीन टेस्ट किया जाता है। अगर स्टार्च की मिलावट होगी तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ओके, तो जैसे और एक टाइप की स्टार्च हमें देखने को मिलता है जो प्लांट की सीड में होता है, इसे एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन कहा जाता है। ठीक है, एंड सेलुलोज क्या होता है, ये हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट की सेल वॉल में सबसे ज्यादा अमाउंट पे रहता है एंड इसी की वजह से जो नेचर में सबसे ज्यादा, अभी हमने देखा नेचर में सबसे ज्यादा अगर कोई पॉलीमर मिलता है या फिर ग्लूकोज मिलता है तो वो है स्टार्च, सेलुलोज, तो वो है सेलुलोज। एंड ये आयोडीन के साथ कोई टाइप का रिएक्शन नहीं करता है, ये हमें याद रखना है। नो ब्लू कलर इन आयोडीन रिएक्शन। अब ग्लूकोज की अगर पॉलीमर की स्ट्रक्चर देखें तो इसको ऐसे डिवाइड किया जाता है, एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस। एंडोजेनस का मतलब क्या है कि वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी पे कैसे बनता है, जो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन बनने का जगह है वो है लीवर। अब एक चीज हमें याद रखना है कि कोई भी चीज जब भी प्रोडक्शन होती है तो उसका मतलब है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, और डिस्ट्रक्शन या फिर ब्रेकेज, जब ब्रेकडाउन की बात हो रही है तो तब होता है लाइसिस। जैसे हाइड्रोलाइसिस मतलब
पानी वाटर से ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब ग्लाइकोजन क्या करता है, हमारे बॉडी में स्टोरेज की तरह रहता है। हमने पढ़ लिया है जो जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो सारे स्टोरेज में हेल्प करता है, स्टार्च हो, सेलुलोज हो, ग्लाइकोजन हो। अब ग्लाइकोजन कैसे बनता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, क्योंकि हमारे सेल में जो हमने एब्जॉर्व किया था डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो एब्जॉर्व किया था वो तो ग्लूकोज था। अब ग्लूकोज से फिर से हमें ग्लाइकोजन में फॉर्म करना है, तो वो जो प्रोसेस है उसका नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है इसका नाम होगा ग्लाइकोजेनेसिस, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो रही है। और जब ऐसा सिचुएशन है कि हमें ग्लूकोज की जरूरत है बॉडी में, तो ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज फॉर्म होगी, उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोजन उसकी लाइसिस। ओके, सो कोई भी बायोलॉजी में कोई भी रिएक्शन का इसी तरीके से नाम होती है, कि फॉर्मेशन हो रही है या फिर उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो ग्लाइकोजन एंड लाइसिस, तो प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये है ब्रेक डाउन। तो ये प्रोसेस को लेके आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अब आते हैं कि इसको एंडोजेनस या फिर एक्सोजेनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो हमारे बॉडी में फॉर्म हो सकता है, तो इसीलिए ये एंडोजेनस है। एक्सोजेनस मतलब ये हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं होता है। एमाइलोपेक्टिन या फिर जो स्टार्च है वो हमें सीड से मिलता है, जैसे राइस है या फिर पोटैटोज है या फिर जो सनफ्लावर सीड है। तो इस टाइप के सीड से हमें मोस्टली एमाइलोपेक्टिन मिलता है। एंड सेलुलोज, ये प्लांट की स्ट्रक्चर में हेल्प करता है क्योंकि ये सेल वॉल में रहता है। तो हमारे बॉडी में हम मोस्टली सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया है, वो सेलुलोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। Whereas जो गाय भैंस ऐसे हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में, उनके इंटेस्टाइन में ये जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है वो अवेलेबल है। हमारे बॉडी में क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो अगर आपने वेस्टिजियल ऑर्गन, अपेंडिक्स, लीवर ये सब के बारे में नहीं पढ़ा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो क्लास है उसको जाके जरूर देखिए, अदरवाइज इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अब ये दोनों है तो पॉलीमर, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फॉर्म हुई है, वो तो पॉलीमर है। अब पॉलीमर मतलब एक मोनोमर एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ लिंकेज है इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसे कहते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज। तो अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या होता है, ये जो लिंकेज है ये 1,4 लिंकेज है। जब चेन में लिंकेज होती है तो वो 1,4 लिंकेज है। बट जब सेलुलोज होता है या फिर स्टार्च है वो तो सिर्फ ऐसे लीनियर नहीं है, तो उसमें क्या है, ऐसे ब्रांचिंग भी होती है, ऐसे ब्रांचिंग है, इस टाइप से ब्रांचिंग बनी हुई है। तो ये ऐसे ब्रांच के ये जो एरिया है, यहाँ पे अल्फा 1,4 लिंकेज है। बट ये जो एरिया है जहां से ब्रांचिंग हो रही है वहां पे मिलता है अल्फा 1,6 लिंकेज। ये दोनों चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो अल्फा 1,4 लिंकेज हो या फिर अल्फा 1,6 लिंकेज हो, इसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या क्या है,
अल्फा 1,4 है, अल्फा 1,6 है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या है? एक है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज कहां से मिलता है? हनी और फ्रूट्स। तो इसीलिए फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, और नाम भी फ्रुक्टोज इसीलिए आया है फ्रूट से, क्योंकि हमारी जो जितने फ्रूट्स है उन सब में मोस्टली फ्रुक्टोज की शुगर मिलता है। एंड हनी या फिर शहद, जब ये बहुत जल्दी खराब नहीं होता, ऑलमोस्ट हनी खराब ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो शुगर है, फ्रुक्टोज शुगर, इसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। हनी में जो पानी होता है, वाटर होता है, उसकी अमाउंट बहुत कम है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सुक्रोज। ये कहां से मिलता है? गन्ने के रस से। शुगर केन की जो जूस होती है वहां पे सुक्रोज रहता है। लैक्टोज, ये कहां पे रहता है? मिल्क में। मिल्क में रहता है लैक्टोज। और माल्टोज, ये स्प्राउटेड ग्रेन, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो पल्स जैसे चना की स्प्राउट है या फिर मूंग की स्प्राउट है, ये सब कहां से मिलता है? ये सब में माल्टोज मिलता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फैटी एसिड में। तो फैटी एसिड क्या होता है? एसेंशियल जो फैटी एसिड्स होता है वो हमारे बॉडी पे नहीं मिलता, बट हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसेंशियल फैटी एसिड बॉडी पे नहीं मिलता है। ये एक बहुत ही गुड सोर्स है एनर्जी का। मोस्टली जो अनयूज्ड फैट है वहां से ट्राइग्लिसराइड मिलते हैं। इसीलिए जिनके बॉडी बहुत ही ज्यादा ओबेज है, फैटी है, उनको अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड की टेस्ट कराते हैं। अगर आप में से किसी आपके घर में किसी की हुई है तो जाके जो टेस्ट की रिपोर्ट है वहां पे देखना कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड की टेस्टिंग हुई है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो फैट है जो अनयूज्ड है, यूज नहीं हो रहा है और सिर्फ जमा हुआ है, वहां पे ट्राइग्लिसराइड मिलता है। नेक्स्ट क्या होता है? फैट में सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है। इवन 1 ग्राम फैट से 9.3 कैलोरी की एनर्जी मिल सकता है। ओके, तो फैटी एसिड जो है इसके कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड टाइप एंड अनसैचुरेटेड टाइप। सैचुरेटेड टाइप का क्या मतलब है? कि जो कार्बन है वो, ये कार्बन की जो चेन है उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन है तो वो सैचुरेटेड एसिड है, जैसे लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। ये सब साबुन बनाने में भी यूज होता है, सोप बनाने में स्टीयरिक एसिड, पामिटिक एसिड ये यूज होता है। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड एसिड, जो 2 टाइप के हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड का मतलब ही ऑब्वियसली है कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो कार्बन के बीच में, अगर 2 कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड रहता है तो वो अनसैचुरेटेड है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो वो मोनो अनसैचुरेटेड है। अगर एक से ज्यादा है तो वो पॉली अनसैचुरेटेड है। ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है। पामिटिक एसिड ये पाम ऑयल में भी रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि पाम ऑयल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है ओलेइक एसिड, ओमेगा 9। पॉली का एग्जांपल है ओमेगा 6, ओमेगा 3, जो है लिनोइक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। एंड ओमेगा 3 की एग्जांपल है लिनोलेनिक एसिड। ओके, तो बस इतना आपको याद रखना है, मोनो अनसैचुरेटेड होता क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड होता क्या है, बॉडी के लिए कौन सा हेल्पफुल है, ये हमें जानना है। तो सी, फैट के टाइप में 2 टाइप है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये लेस रिएक्टिव है, बॉडी में रिएक्ट नहीं करता बॉडी के साथ, तो ये हार्मफुल है। तो अगर आपने खा लिया तो पेट में जमा ही रहेगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होता इसका।
कहाँ पे मिलता है? एनिमल फैट है, जैसे घी, बटर, फैट, एंड एक्सेप्शन है कोकोनट ऑयल। तो ये जो है ये सैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड क्या है? अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड रहता है कार्बन के बीच में, मोर रिएक्टिव है क्योंकि ये वर्क करता है हमारे बॉडी के साथ, रिएक्ट करता है, तो इसकी ब्रेक डाउन होना आसान है, मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोई भी प्लांट ऑयल, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, ये सब अनसैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है। इसका एक्सेप्शन क्या है? पाम ऑयल जो अनसैचुरेटेड नहीं है, एंड फिश ऑयल जो एनिमल ऑयल होते हुए भी अनसैचुरेटेड है। तो ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एंड यही सैचुरेशन की डिग्री के ऊपर डिपेंड करके कुछ कुछ ऑयल जो है वो ठंडी में जम जाते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल जम जाता है, बटर इसको फ्रिज में ही रखा जाता है, घी सर्दी के टाइम पे जम जाता है। बट अनसैचुरेटेड फैट जैसे सरसों का तेल है, या फिर ऑलिव ऑयल है, या फिर सनफ्लावर ऑयल, ये कभी सर्दी में जमते हुए देखा है? कभी नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है। इवन फिश ऑयल, इसीलिए कहा जाता है कि फिश ऑयल हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा, जैसे कॉड ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल है, या फिर कोई भी लिवर, कोई भी फिश की ऑयल है, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल्स ऑलरेडी बता चुके हैं, फ्रेश मीट, बटर, चीज, चॉकलेट, कोकोनट, मिल्क, मिल्क की जो क्रीम होती है वो भी सैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड फैट क्या है? फिश है, फैटी फिश जैसे सालमन फिश है, एवोकाडो है, ऑयल्स होते हैं, सीड्स, फ्रेश बटर, ये जो पीनट बटर होता है वो भी पीनट बटर है बट पीनट से बनता है, तो प्लांट सोर्स है। नट्स, ये सारे जो होते हैं अनसैचुरेटेड फैट है। एंड सी, दिस इज द एग्जांपल, जो एक लीनियर स्ट्रक्चर है, एंड अनसैचुरेटेड जो है वहां पे एक बेंडिंग बनी हुई है बिकॉज ऑफ दिस अनसैचुरेशन। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ रहा है। अब आते हैं प्रोटीन पे। तो प्रोटीन क्या है? ये हेल्दी डाइट की एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्रोटीन बनते कैसे? एक एक अमाइनो एसिड की चेन को जोड़ के बनते हैं। जो अमाइनो एसिड की मॉलिक्यूल है उसको एक के साथ दूसरा मिलके बनता है ये अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड बेसिकली क्या होता है? ये दो केमिकल ग्रुप रहता है और दो ऐसे कार्बन के पास दो ऐसे जगह है जहां पे कोई भी एटम या फिर मॉलिक्यूल जुड़ सकता है। अगर दोनों ही हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसका नाम ग्लाइसिन है। अगर एक अगर एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो वो तब बन जाएगा एलानिन। तो ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में काम करते हैं, जैसे एक ग्लाइसिन का हमने नाम लिया, एक एलानिन का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे हैं, बट है सारे ही सारे अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड बेसिकली क्या करता है? बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ मसल, बोन, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स। तो बॉडी में जितने भी काम होते हैं वो सब में काम कौन करता है? प्रोटीन काम करता है। ओके, तो ग्रोथ एंड रिपेयर में यूज होता है। प्रोटीन की अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या होता है कि ये एक मान लीजिए अमाइनो एसिड है, दूसरा तो फर्स्ट जो पेप्टाइड चेन बनता है वो कैसे होगी? इसके हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन, ये दोनों एक साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ये दोनों बॉन्ड फॉर्म कर लिया, देन ये जो बॉन्ड है ये हो गया
ये एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्म करती है, और ये जो बॉन्ड है इसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो ये एक अमाइनो एसिड था, इसका नाम था एलानिन, दूसरा है ग्लाइसिन, तो ये दोनों मिलके एलाग्लाई बॉन्ड फॉर्म बना है। एला, इसका नाम क्या होगा केमिकली, इसका नाम है एलाग्लाई पेप्टाइड बॉन्ड। बस इतना याद नहीं रखना, आपको ये जानना है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं। ओके, तो ये अमाइनो एसिड की चेन अगर है, तो ये अगर चेन की तरह बनता है, इधर भी लंबा सा चेन है, तो वो है एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जहां पे सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है। इसके बाद सेकेंडरी एक स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि जो प्रोटीन है उसका अगर चेन या फिर रस्सी की तरह रहा तो ऑब्वियसली वो काम नहीं करेगा, उसका एक बहुत ही सही तरीके की स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा है बीटा शीट, ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। थर्ड है टर्शियरी या फिर 3 डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। जब जो ये हेलिक्स का स्ट्रक्चर था, हेलिक्स मतलब ऐसे बना हुआ है, तो ये एक प्रॉपर फोल्ड करता है, ये है टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो फंक्शनल प्रोटीन है। ये टर्शियरी जो स्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रक्चर है, बट वो फंक्शन नहीं कर सकता। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोई भी एक आयन हो, कोई भी मेटल की आयन हो, नॉन मेटल की आयन हो, वो जाके ये जो प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करता है, तब वो फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। जैसे कि मान लीजिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, अगर ये हम हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होता है, 2 बीटा चेन होता है, 2 ऐसे अल्फा चेन है, 2 ऐसे बीटा चेन है। ये अल्फा और बीटा अगर चेन है तो इनके बीच में एक आ गया लोहा का मॉलिक्यूल, मतलब फेरस आयन, आयरन की जो आयन है वो जाके बैठ जाता है। एंड हमने क्या पढ़ा था, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पेप्टाइड चेन था, ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर था अल्फा चेन का और बीटा चेन का, ये दोनों को साथ में जोड़ के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है हीमोग्लोबिन का, और साथ में जोड़ता कौन है, लोहा। ओके, तो ये मैं एग्जाम्पल की तरह हीमोग्लोबिन का बता रही थी। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता क्या है प्रोटीन का, और यही फंक्शनल स्ट्रक्चर है, यही फाइनल स्ट्रक्चर है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर, अगर ये जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है ये अगर फोल्डिंग ठीक ठाक से नहीं हुई, तो ये बेसिक फोल्डिंग है, अगर हो सकता है कि इस तरीके से फोल्ड हो गया, तो फोल्डिंग अगर चेंज हो जाता है तो वो प्रोटीन एक तो काम नहीं करेगा, दूसरा है कि हमारी जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको बिगाड़ भी सकता है। जैसे एक टाइप की डिजीज होती है, मैड काउ डिजीज कहते हैं इसे, तो वो मिसफोल्डेड प्रोटीन से बनते हैं। इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है किस तरीके से होता है, काम क्या करता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के बारे में और कुछ कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जैसे इसको डिस्कवर किया था डी बर्जेलियस, नामकरण किया है डी जे मल्डर। बेसिक यूनिट अमीनो एसिड से बनता है। ह्यूमन बॉडी में 16% प्रोटीन होता है टोटल। एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है। जो कोश या फिर सेल की फॉर्मेशन होती है वहां पे इसका काम है। क्यों?
क्योंकि हमने क्या देखा था, जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है उसमें प्रोटीन लिपिड बाइलेयर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर प्रोटीन, न्यूक्लियर जो एनवेलप की स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, ये सब में जो प्रोटीन लिपिड बाइलेयर होती है या फिर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वेसिकल बनाते हैं, तो हर एक जगह पे प्रोटीन की बहुत ज्यादा काम है। अगर आपको नहीं याद है तो सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको जाके जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सेल की फॉर्मेशन में, प्रोटोप्लाज्म टिश्यू की फॉर्मेशन में हर जगह प्रोटीन की काम है। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो खराब कैसे होते हैं? एक्सरे, सॉल्ट, हीट, हेवी मेटल टॉक्सिसिटी। तो अगर किसी को याद है, जब हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था तो साथ साथ में पॉल्यूशन की हमने जब बात किया था, तो कैडमियम, ब्लेड, मार्करी, आर्सेनिक, ये सारे हेवी मेटल्स की नाम दिया गया था, क्योंकि ये हेवी मेटल जब भी हमारी बॉडी में आता है तो टॉक्सिक कंडीशन बनाता है। तो टॉक्सिसिटी कैसे होता है? ये जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होता है उसको खराब कर देता है। ओके, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशियरकर एंड मैरास्मस, ये दोनों डिजीज हो सकते हैं। लेग्यूम्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट प्रोटीन देखने को मिलता है। तो लेग्यूम्स क्या होता है? बेसिकली जो भी हम दाल खाते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, मूंग है, मसूर है, अरहर है, ये सारे दाल्स, जितने भी दाल है वो सारे दाल में प्रोटीन बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पे है? सोयाबीन में है। राइस, पीनट्स, एप्पल्स, ये सब में से पीनट्स में सबसे ज्यादा है। कोकोनट, पीनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सारे प्रोटीन की डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है, बोथ प्रोटीन एंड फैट की सोर्स है। कोकोनट में जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड है, पीनट भी है, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सब प्रोटीन और फैट दोनों की ही बहुत अच्छी सोर्स है। एंड हेयर और नेल्स, हेयर में, नेल्स में, जो हमारी बॉडी की बॉडी हेयर होती है, वो सब में भी जो प्रोटीन रहता है उसका नाम है केराटिन। ओके, इसीलिए किसी के अगर बाल बहुत ज्यादा खराब हो रहे होते तो केराटिन ट्रीटमेंट कराया जाता है, जो एक्चुअली बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि आप बाहर से फॉरेन मटेरियल को यूज कर रहे हैं। हालांकि वो केराटिन प्रोटीन ही है, बट जितना हमें चाहिए, आपकी बॉडी जितना ले सकते हैं उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो अगर लंबे समय तक कोई केराटिन ट्रीटमेंट करा रहे हैं अपने बाल पे, तो हो सकता है कि उसकी किडनी फेलियर भी हो जाए। एंड एक्चुअली किडनी फेलियर की वजह से डेथ भी हुई है। एक लड़की की दोनों किडनी फेलियर हो गई थी 2 साल की केराटिन ट्रीटमेंट की वजह से। तो ये सारा चीज थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी मेकअप हो या फिर बॉडी की चेंजेस इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि उससे डेथ हो जाए। ओके, तो अगर आपको हेयर ठीक करना है, स्किन ठीक करना है, तो आप प्रोटीन खाइए ना, तो वो ज्यादा जरूरी है। तो दैट्स इट, ये हमें याद रखना था। प्रोटीन की अब टाइप्स देखते हैं। जैसे सिंपल प्रोटीन होती है, जैसे ब्लड एल्बुमिन है, ब्लड ग्लोब्यूलिन है, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? ये प्रीवियस क्लासेस को आप जाके जरूर देखिए और मुझे कमेंट पे बताइए कि हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है। डिराइव्ड प्रोटीन क्या होती है? ये डिराइव्ड प्रोटीन जो है नेचुरल प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस की वजह से बनते हैं, जैसे पेप्टोन है, पेप्टाइड है। ओके, एंड कंजुगेट प्रोटीन वो होती है जो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होके बनता है, जैसे क्रोमोप्रोटीन। इसका एक एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि कंजुगेट 2-3 अलग अलग स्ट्रैंड मिलके बना है, एंड साथ में एक एक्स्ट्रा आयन भी है। जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ते टाइम हमने बात किया था कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो जब भी रिएक्ट करते हैं तो कोई कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे लोहा जो है वो कलर्ड कंपाउंड क्या बना रहा है? हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर का है। वैसे ही सिमिलरली फोटोसिंथेसिस या फिर सालोक संश्लेष जो होते हैं, वहां पे भी एक जो प्रोटीन है, क्लोरोफिल यूज होता है। वहां पे है मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम आयन है वो कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है।
आई होप समझ में आ रहा है सबको। एंड ग्लाइकोप्रोटीन भी एक ऐसे टाइप का कंजुगेट प्रोटीन है। तो एक चीज आपको याद एक चीज जो हमने पूछा था क्लास के स्टार्टिंग में कि प्रोटीन डाइजेशन के टाइम पे कौन कौन से एंजाइम्स यूज होता है, उसका आंसर है 3 टाइप का है। एक है पेप्सिन जो स्टोमक में बनते हैं, ट्रिप्सिन जो पैंक्रियस में बनते हैं, एंड इरिप्सिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं। ये 3 ऐसे एंजाइम्स है जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा रेनिन है जो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं मिनरल्स में। तो मिनरल्स और उसके फंक्शन में बात करते हैं। तो मिनरल बेसिकली क्या है, ये हमारे बॉडी में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है हमारे बॉडी में मिलता है, जो हमें कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। एंड सॉइल में जो फूड है, सॉइल में जो मिनरल्स है वो हमारी फूड में जाते हैं, फूड से हमें मिलता है। ओके, तो ये एनिमल और प्लांट बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स आर वाइटल एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द बॉडी, बोथ एनिमल एंड प्लांट दोनों को रिक्वायर होता है, जैसे जिंक जो दोनों को रिक्वायर होता है। अब जो मिनरल्स है इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो का मतलब है कि हमारे बॉडी में इसकी जो अमाउंट है ये बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, और माइक्रो का बहुत कम मात्रा में चाहिए, बट चाहिए दोनों ही। अगर इनमें से कोई भी एक की डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो सकता है। मेजर मैक्रो एलिमेंट्स में क्या क्या होता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। माइनर में क्या होता है, आयरन, आयोडीन, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैंगनीज, फ्लोराइड, क्रोमियम, मोलिब्डेनम। ये जो है बेसिकली मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की लिस्ट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि कभी ये भी पूछे जा सकते हैं कि ट्रू और फॉल्स, मैग्नीशियम इज अ माइनर एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है, वो मैक्रो एलिमेंट पे आते हैं। अब एक एक करके देखते हैं पोटेशियम का काम क्या है। पोटेशियम क्या होता है, मोस्टली केला, खजूर, बीन्स, ब्रोकोली ये सब में मिलता है। मासल की कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, मासल की कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ये इसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरे जगह में सेंड करने में, बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट मतलब हमारे बॉडी में जो टोटल सॉल्ट है, जो नमक होता है उसको स्टेबिलाईज करने में, उसकी जो अमाउंट है उसको मेंटेन करने में यूज होता है। एंड साथ साथ में और क्या है, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए पोटेशियम काम करता है। तो हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप है, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप में पोटेशियम यूज होता है। दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलता है, मिल्क, दूध से मिलता है, चीज, पनीर, अंडा, फिश एंड होल ग्रेन से मिलता है। क्या काम करता है, तो बोन की स्ट्रेंथ, दांत इसकी स्ट्रेंथ में काम करते हैं, तो हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम यूज होता है। ब्लड सर्कुलेशन में काम करते हैं एंड मसल कंट्रैक्शन में भी हेल्प करता है ये। ओके, एक्चुअल जो मसल की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है वहां पे ये कैल्शियम ही काम आता है। ओके, नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम बेसिकली तो है कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड है, फिश से मिलता है, एग से मिलता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली ये हेल्प करता है, इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस करता है। तो इसीलिए अगर बाहर से गर्मी में कड़ी धूप में आते हैं तो घर पे नींबू नमक मिला के, पानी मिला के पिलाया जाता है ना। तो ये नींबू नमक के जो पानी है वो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, और
नींबू में क्या है, उसमें विटामिन होते हैं, जो विटामिन सी है वो तुरंत बॉडी को रिचार्ज करता है। एंड और क्या साथ में क्या होता है, सोडियम रहता है नमक में, वो भी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। तो स्वेटिंग की वजह से जो पानी और नमक बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो ये ठीक करने में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ है आयरन। आयरन कहां पे मिलता है, लीवर में मिलता है, किडनी पे मिलता है, एप्पल, स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग यॉक, यहां पे मिलता है आयरन। काम क्या करता है, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, टिश्यू को ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, जो टिश्यू की ऑक्सीडेशन की जरूरत पड़ता है वहां पे काम आता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहां पे मिलता है, मिल्क, चीज, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो यही जो विटामिन की सोर्सेस था, मोरलेस सिमिलर सोर्स मिनरल्स का भी है। बोन की स्ट्रेंथ में काम करता है। तो कैल्शियम के साथ हमने फॉस्फोरस के बारे में पढ़ा था, कैल्शियम और फॉस्फेट, ये दोनों के बारे में पढ़ा था। तो अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होने पे हो सकता है आपका बोन खराब हो रहा, कैल्शियम की डिफिशियंसी में हो सकता है कि आपकी बोन खराब हो, फॉस्फोरस की भी डिफिशियंसी अगर होता है तो भी बोन खराब हो सकता है, तो हड्डियां खराब हो सकती है। बॉडी में फ्लूइड की बैलेंस करता है। आयोडीन क्या करता है, आयोडीन कहां पे मिलता है, बेसिकली सॉल्ट में मिलता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज होता है। टाटा की स्पेसिफिकली देखना आयोडाइज्ड सॉल्ट मिलता है। तो बॉडी में किसी की अगर आयोडीन की कमी है तो उनको आयोडीन खिलाया जाता है। सीवीड में बहुत ज्यादा मिलता है, फिश में मिलता है। तो आयोडीन की एक बहुत अच्छी सोर्स है सीवीड, जो केल्प होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से सोर्स है। नेक्स्ट क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड की हार्मोन होती है, उसकी प्रोडक्शन में आयोडीन का बहुत ज्यादा काम है। ओके, नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहां पे मिलता है, कद्दू के जो सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स, वहां पे मिलता है, आलमंड पे मिलता है, स्पिनच पे मिलता है। इसका काम क्या है, नर्वस सिस्टम को सही रखने में, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर जो मसल है, मस्कुलर सिस्टम को सही रखने में, कैंसर प्रिवेंशन में भी इसका काम है। मैग्नीशियम का और एक काम हमने क्या पढ़ा था, क्लोरोफिल में काम आता है, बट ह्यूमन बॉडी में उसका क्लोरोफिल से रिलेटेड कोई काम तो नहीं है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर कहां पे मिलता है, फिश लीवर में मिलता है, ग्रेन्स में मिलता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर है। बट कॉपर की टॉक्सिसिटी भी बहुत होती है। अगर आप बहुत लंबे समय से जो कॉपर, तांबे के किसी ग्लास में पानी पी रहे हैं वो अच्छी सी बात है, बट अगर आप दूध पीते हैं या फिर उसी वेसल में, उसी जगह पे आप खट्टा कुछ खा रहे हैं, तो कॉपर की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, तांबे के लोटे में पानी पीना तो सही चीज है, पर तांबे के लोटे में दूध नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट है जिंक। जिंक फिश लिवर पे मिलता है एंड इंसुलिन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन में ये बेसिकली हेल्प करता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट से हमें एक चीज याद आ रहा है क्या, विटामिन B12 का नाम था सायनोकोबालामिन, क्योंकि हमने वहां पे पढ़ा था कोबाल्ट, उस जो सायनोकोबालामिन या फिर विटामिन B12 की जो प्रोटीन है उसमें कोबाल्ट रहता है। तो सी, विटामिन B12 की सिंथेसिस में ये काम करता है, आरबीसी के सिंथेसिस में काम करता है। कहां से मिलता है, मीट, फिश, वाटर, ये मेन सोर्स है कोबाल्ट का। ओके, तो मिनरल्स के रोल हमारे बॉडी में क्या है, सबसे पहले तो बैलेंसिंग फंक्शन, ये बैलेंस करने में काम करता है। क्या क्या बैलेंस करना है हमें, सॉल्ट्स, सॉल्ट्स और मिनरल्स जो होता है वो अदर न्यूट्रिएंट्स की हार्मफुल इफेक्ट को बैलेंस करता है। तो बेसिकली मिनरल क्या होता है, बैलेंसिंग में काम आता है।
दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर हमने अभी बात किया कि पोटेशियम और सोडियम जो है ये इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। तो इसीलिए हमने पढ़ा कि कड़ी धूप में जब भी आते हैं तो घर में नींबू और नमक मिला के पानी पिलाया जाता है। तो ये हमारी बॉडी की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। सेल सैप जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है उसको रेगुलेट करते हैं। पीएच को सही रखने में यूज होता है, मतलब सेल के अंदर, कोश के अंदर जो वाटर है उसका पीएच मेंटेन करने में मिनरल्स काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लांट बॉडी की कंस्ट्रक्शन में काम आता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये एलिमेंट तो कंस्ट्रक्ट करते ही है, साथ साथ में प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैटालिसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस रिएक्शन होता रहता है, उसमें ये सारे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मतलब स्पीड को बढ़ाता है, कम करता है, रेट को कम करता है। ये सारा क्या कौन कौन करता है, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, ये जितने भी मेटल है वो सब हेल्प करता है। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी। सम मेटल्स जैसे आर्सेनिक है, कॉपर है, कॉपर की अभी अभी हमने बात किया है, तो आर्सेनिक और कॉपर ये दोनों की टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है हमारे बॉडी पे इन स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कॉपर के लिए, कि कॉपर के किसी भी प्लेट में या फिर ग्लास में हमें खट्टा नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, कोई भी अगर गर्म चीज है वो नहीं खाना होता है। ओके, तो ये टॉक्सिसिटी के बारे में हमें बात करना है। तो मिनरल्स की हमारी बॉडी में रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये सारा रोल सबको याद रखना होगा। दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप विटामिन के साथ साथ बाकी जितने भी न्यूट्रिशन एलिमेंट्स था, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स है, इसके बारे में आप सबको और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो हर एक फैक्ट के बारे में मैंने अभी बात किया है, ये सब में से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको जरूर अच्छे से पढ़िए। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, थ्रेड, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म में हम मौजूद है। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा जंक्शन को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल भी है एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी ये सारे चीज जरूर बताइए। एंड अगर आपको और वीडियोस के बारे में जानना है तो परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।